हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। देखो, ये चैप्टर आप लोगों के सामने जो मैंने रखा है, बेसिकली आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहां से आपको एक्सपेक्टेड रहता है। तो आज के सेशन के अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और कल आप लोगों ने मेरे साथ मैक्सिमम और मिनिमम के जो 5 टाइप्स की प्रॉब्लम थी वो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस की थी। तो कल की क्लास अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, लेकिन कंसेप्ट्स आर लिमिटेड, है ना। कंसेप्ट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को अपने एग्जाम्स में कंफर्टेबल रहेगा। तो आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को उसी हिसाब से करते चलिए, उसी हिसाब से आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाइट एंड डिस्टेंस का आज का टॉपिक रहेगा हमारा। और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता है कि सर डायग्राम बना के ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को लगाया जाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर आपके पास, अच्छा, टेलीग्राम चैनल को तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, आपको पता ही है ना। रोहित कह रहे हैं सर इट इज लाइव क्लास। हाँ जी भाई, इट इज लाइव क्लास। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता है कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बनेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेंगी। एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि सर एक एंगल आपके पास होगा 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपके पास होगा 30 डिग्री। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल 45 45 भी बन सकते हैं, है ना। एक बच्चा बोल रहा सर आपको टेलीग्राम पर मैसेज नहीं कर पा रहे। टेलीग्राम पे जो बच्चा मैसेज नहीं कर पा रहा है, मेरी बात सुन लो। मैं बार बार इस क्लास को हर एक क्लास में बता रहा हूं आपको। आपको ना ये जो मैथ्स बाय रविंदर सर लिखा है, इसको स्मॉल लेटर में लिख के विदाउट स्पेस और बगल में पीडब्ल्यू लिख देना है आपने। ठीक है, तो आप जब सर्च करोगे इसको, तो आपको मेरा नॉर्मल, आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इसको सर्च करोगे मैथ्स बाय रविंदर सर, तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं आपको क्लासेस के इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो विदाउट स्पेस मैथ्स बाय रविंदर सर स्मॉल लेटर में, और साथ में पीडब्ल्यू लिखकर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको लगती है तो। चलो, तो अब आपको पता है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जो हमें एंगल याद रखने हैं, एक एंगल हमें याद रखना है 45 डिग्री का, एक एंगल हमें याद रखना है 60 डिग्री का, और एक एंगल हमें याद रखना है 30 डिग्री का। ये तीन एंगल की वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी होती है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मैंने पिछले 7 क्लासेस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया, सॉरी, आपको मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाया, और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमारे पास दो तरीके के एंगल होते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए हाइट और डिस्टेंस, जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, इस तरीके का कोई पेड़ है, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहां से डी है ना, और इसकी हाइट क्या है, एच है। तो अगर किसी पेड़ की हाइट एच है, डिस्टेंस इसकी डी है, तो यहां से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात समझना, ठीक है ना। देखो, दो चीजें हैं। एक होता है आप लोगों के लिए जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवनमन कोण। क्या पढ़ा होगा इसको, इसको पढ़ा होगा आपने, अवनमन कोण। इसको आपने पढ़ा होगा, अवनमन कोण। यानी कि अगर आप अपनी हाइट से नीचे की तरफ कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग पे खड़े होके आप नीचे कोई कार देख रहे हैं,
किसी टावर पे खड़े होके आप कोई नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसी दुकान को देख रहे हैं, तो ऐसा एंगल हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, सामने से कोई एरोप्लेन जा रहा है, मैं कहीं पर खड़ा हूं, मैं नीचे से ऊपर किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो ऊपर की तरफ जो भी एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये दो तरीके के एंगल आपके रहते हैं। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या आपको बात समझ में आ रही है ये वाली? थम्स अप करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, इतनी बात मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगी। जैसे मान लो यहां पर मैंने बोला कि अगर मैं यहां से खड़ा होके नीचे किसी फुटबॉल को देख रहा हूं, तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, अवनमन कोण। और अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ठीक है ना? सही है। जैसे मान लीजिए यहां से खड़ा होके मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, किसी टावर को देख रहा हूं ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ अवनमन कोण यानी कि डिप्रेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको तीन तरीके के एंगल का यहां पर यूज करना है। एक एंगल आपको 30 डिग्री का ध्यान रखना है, एक एंगल आपको 60 डिग्री को ध्यान रखना है, और एक एंगल आपको 45 डिग्री का ध्यान रखना है। और ये बात हमने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे तरीके से सीखी हुई है। ये बात हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे तरीके से सीखी हुई है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। जहां पर थीटा होता है वो बेस यानी कि आधार होता है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन रख रहा हूं। आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश बोलो। ठीक है, तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इक्वल टू द हाइट। तो जैसे मान लो यहां पर एक पेड़ है या मान लो कोई ट्री है, तो इस ट्री की जो हाइट है वो ए बी है, और ट्री की जो शैडो है वो नीचे आ रही है बी सी। तो इसका मतलब जितना ए बी है उतना ही बी सी है, जितना ए बी है उतना ही बी सी है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं सर, ये जो एंगल बना ये आपको बताना है। अब आपको एक बात समझनी है सर, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो आपको यह समझना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है जिसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये वाली वैल्यू एक रेशियो में है तो ये वाली वैल्यू भी एक बनेगी, क्योंकि हमें इन दोनों के ऊपर एक रिलेशन दिया गया है ना कि ए बी बराबर बी सी है। तो इसका मतलब यहां पर जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो ये भी वन, ये भी वन, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू वन आ रही है। और टेन थीटा वन कब होता है? जब एंगल हमारा 45 डिग्री बनेगा। तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने टेन थीटा का यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन था और मुझे बेस भी गिवन था। लंब और आधार में एक रिलेशन दिया था, और लंब और आधार को मैं टेन थीटा या कॉट थीटा के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूं। राइट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये बताइएगा इसका क्या आंसर बनेगा, बताइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन when the length of the shadow of the tree root 3 times of the height of the tree। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन को, बिल्कुल सही तरीके से लगाइएगा, ठीक है ना? हाँ, गलती करोगे तो तुरंत फंस जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल सीएचएसएल में आएंगे, बिल्कुल आएंगे सीएचएसएल में, सिलेबस सेम होता तरुण। देखिए, द लेंथ, द एंगल ऑफ एलिवेशन सन व्हेन द शैडो ऑफ द ट्री, जैसे मान लो ये एक ट्री है
और ट्री की शेडो यहां पड़ गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री √3 टाइम्स ऑफ द हाइट। तो अगर हाइट उसकी 1 है तो उसकी जो परछाई है वो उसकी हाइट का √3 गुना है। भाई अगर मैंने ऊंचाई को 1 माना तो ये कितना बनेगा √3। तो यहां से आपको निकालना है ये वाला एंगल। अब आप दोबारा देखिए सर, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो मैं क्या यूज करूंगा, टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 बनेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 1 है तो ये √3 है। और 1/3 कब होता है, जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है। जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो अभी मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस करा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाऊंगा, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा क्या आंसर बनेगा। बताइए क्या आंसर बनेगा, शाबाश, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। व्हाट विल बी द राइट आंसर, सही आंसर क्या बनेगा। किसी मीनार के आधार से 50 मीटर दूरी पर किसी बिंदु के मीनार से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, जैसे मान लो एक टावर है, एक टावर है ए बी, और ये 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है, आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है। अब मेरी बात समझना, देखो बेसिक तरीके से काम नहीं करना, रेशो बना के काम करना है। जैसे आपको पता है कि सर यहां पर अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस मुझे गिवन है, तो मैं यहां पर टेन 30 डिग्री का यूज करूंगा, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब अगर ये एक रेशो है तो ये √3 रेशो है। बताओ सही है। तो आपने बोला सर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 50 है, यानी कि √3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 50 मीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 50/√3 मीटर आ जाएगी, और जो एक यूनिट है उसी का आपको आंसर निकालना है। तो हाइट भी जो है आप लोगों की बनेगी 50/√3 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन। सर आपने मेरा क्वेश्चन नहीं देखा क्या, इंदु यादव, नहीं अभी कहां पर दिया है क्वेश्चन आपने। अगर आप में से देखो 1 या 2 दिनों में किसी बच्चे ने टेलीग्राम वेलीग्राम पे कनेक्ट किया होगा तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन अभी मैं कल भी, मैं देखो आज भी नहीं देख पाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। कल से मैं रिप्लाई देना चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। ठीक है ना। हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हैं, रिप्लाई में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि सर टेन 30 डिग्री की वैल्यू यूज इसलिए की है 1/√3। √3 की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू 50/√3, और एक यूनिट की वैल्यू आपको निकालने, क्योंकि हाइट आपके पास एक यूनिट है, तो 50/√3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है नामिका जी, चलो अगला क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा सर इनकी वैल्यू का चार्ट कहाँ मिलेगा। बहुत दुख होता है मुझे जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की 7 क्लास पढ़ा दी मैंने, उसके बाद तुम फिर दोबारा यही पूछ रहे हो, बताओ। चलो इसका आंसर बताइए फटाफट से, करिए करिए करिए, शाबाश। देखो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 200 मीटर। पतंग तो सबने उड़ाई होगी ना, पतंग सबने उड़ाई होगी। जैसे मान लो कि अगर कोई पतंग, जैसे मान लो कि ये हाइट है, अगर ये हाइट है, और जो पतंग है वो इस तरीके से, उसकी धागे की लंबाई जो होगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी।
अब ये कह रहा है कि जो पतंग जो है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये 200 मीटर है, ये आपके पास 200 मीटर है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है देयर इज अ नो स्लैक, यानी कि यहां पर कोई भी झुकाव नहीं है। तो आपको बताना है द हाइट ऑफ द काइट इज, यानी काइट की आपको हाइट निकालनी है। अब दोस्तों आपको एक बात समझनी है, मैंने आपको क्या बोला, आपको यहां पर क्या करना है, आपको ये करना है कि सर जो चीज आपको निकालनी है, जैसे हाइट आपको निकालनी है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनियस आपको पता है, तो इसका मतलब यहां पर आप साइन 60 डिग्री का यूज करेंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू बनेगी √3 यूनिट और ये बनेगी 2 यूनिट, क्योंकि अब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा का यूज होगा ना। अब क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 200 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 100 मीटर होगी। और अगर 1 की वैल्यू 100 मीटर है, तो हाइट आपको √3 की निकालनी है, तो √3 का मतलब होता है 1.732। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है, तो 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 मीटर इज द राइट आंसर। सभी बच्चे थंब इंप्रेशन दीजिए, पॉइंट समझ में आ रहे हैं अच्छे से। तो पतंग वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पतंग उड़ रही है, ठीक है। गौरव सैनी कह रहे सर हमें समझ में नहीं आ रहा साइन 60 ले या टेन 30 ले। एक्चुअली में गलती पता क्या है, गलती है कि ना कान खोल के नहीं रख रहे हो और दिमाग खोल के नहीं रख रहे हो। अरे भाई मुझे एक चीज बता, मैं 10 बार इस बात को बोल रहा हूं कि जो चीज आपको निकालनी है, जैसे हाइट निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर है और गिवन क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण साइन थीटा होता है, और अगर मुझे लंब बटे में आधार निकालना होता तो मैं टेन थीटा का यूज करता। भाई ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट राइट एंगल ट्रायंगल की दो ही तो साइड लेके चलते हैं, तो एक साइड वो लेनी है जो आपको गिवन है और एक साइड वो है जो आपको निकालनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार। हाँ एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, आपको दो वैल्यू याद रखनी है इसमें। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। समझ में आ गया गौरव? थोड़ा देखो यार, जो चीजें है ना मैं आपको ऑलरेडी बता के चल रहा हूं, लेकिन आप उसके बावजूद, क्योंकि मुझे पता है कि ये डाउट्स स्टूडेंट के आते हैं, इसलिए मैं पहले उस चीज को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बनेगा इसका आंसर। अब ये कह रहा है कि द बैंक ऑफ रिवर आर पैरेलल, जैसे मान लो कि जो रिवर है वो पैरेलल है, मान लो एक रिवर इधर है, ठीक है, और एक पॉइंट कुछ इस तरीके से है, मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने, ठीक है। ये रिवर है एक तरीके से, इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, इस तरीके से इसमें पानी है। एक स्विमर जो है स्टार्ट करता है एक पॉइंट से और वो स्विम करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर इंक्लाइंड एट अ 45 डिग्री एंगल। अब एक बात समझो, कोई भी स्विमर जो है किसी भी पानी, अगर नदी में पानी चल रहा है तो ऐसे तो जा नहीं सकता, ये बात तो आपको पता है कि पानी के अंदर अगर कोई पर्सन जाएगा तो ऐसे कभी नहीं जा सकता वो, तो कैसे जाएगा सर? सर वो पानी के बहाव के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके। ये बात समझ में आई? तो वो इस तरीके से नीचे आएगा और यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन डालता हूं तो इधर जो एंगल मेंटेन हुआ वो एंगल मेंटेन हुआ 45 डिग्री। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 45 डिग्री पर आया। अब ये कह रहा था रीचेस द अपोजिट बैंक एट अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है ना, जो कि 20 मीटर पे आया, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये 20 मीटर की दूरी इसने तय करी। तो स्विमर जो है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ
और सी पॉइंट पर आया 20 मीटर की दूरी तय करते हुए। तो आपसे कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की चौड़ाई कितनी है ये आपको निकालनी है। एक बार मुझे सभी बच्चे बताइए, डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? हम सबको एक बार फटाफट से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज मत करो बेटा, साइंस की टर्म्स का यूज ना करें, नहीं तो मैं तुम्हारा यहां पर जो है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना दूंगा, धह घपा का पानी में निकाल निकाल के, धह घपा का पानी में निकाल निकाल के। ठीक है चलिए, क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए सर, आपको बेस निकालना है, आपको बेस निकालना है और आपको हाइपोटेनियस गिवन है। तो बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है सर? कॉस थीटा। तो मैं यहां पर कॉस 45 डिग्री का यूज करूंगा, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसका मतलब सर अगर ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये वाली वैल्यू √2 बनेगी। समझ में आ गया 1/√2 कैसे निकाल रहा हूं, है ना? तो 1/√2 यानी कि √2 की वैल्यू, √2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/√2 आ जाएगी, और आपको 1 यूनिट का ही आंसर निकालना है। तो इसका मतलब आंसर आपका 20/√2 है, लेकिन आंसर डेसिमल में दिए हुए हैं। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए आप इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/√2 बटे में 2, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, तो यानी कि 10 और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 14.14। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बने। बताइए जी, समझ में आया पॉइंट? बोलो, क्लियर है? अभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को? हाँ जी, बताइए। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए। देखो जो भी बच्चा, देखो मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप लोगों को इसमें कंसिस्टेंसी और आपको ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब तक आप इनके ऑब्जर्वेशन पे काम नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। थर्ड लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अभी करते हैं भावना जी दोबारा से, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं आपको डबल एंगल वाले क्वेश्चंस की तरफ ले जा रहा हूं, जिसमें आपको दो दो एंगल दिए जाएंगे, और यहां पर डिफिकल्टी थोड़ी सी और आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दो ट्रायंगल बनेंगे अब इसके अंदर। ठीक है, तो दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है सॉल्व, उस चीज को समझते हैं। पिछले क्वेश्चन में डायग्राम में दिक्कत आ रही है ना कुछ बच्चों को, ठीक है अभी बताता हूं, पहले इसको देखो एक बार आप लोग सभी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे भाई, कोई समस्या थोड़ी ना है, जल्दबाजी थोड़ी ना है मुझे। मैंने अपनी क्लासेस को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जल्दबाजी का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आप बस इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलो करो। द शेडो ऑफ द टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर। जैसे मान लो एक टावर है, इसकी छाया इतनी बन रही थी, इसकी छाया इतनी बन रही थी, लेकिन ये छाया जो है ना यहां से 60 मीटर लंबी हो गई, 60 मीटर लंबी होगी। मतलब जो टावर था ए बी, इसकी छाया बीसी बन रही थी, लेकिन ये 60 मीटर लंबी होगी कब? जब आपका एंगल 45 से 60 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जब आपका एंगल 45 से 30 हो गया, यानी कि पहले आपका एंगल कितना था? 30, फिर आपका एंगल कितना? 45, यानी कि पहले एंगल कितना था? 30, और फिर एंगल बनेगा 45। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, एंगल 45 से 30 ना, यानी कि एंगल पहले 45 था, फिर एंगल 30। बात समझ में आई? एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डायग्राम इस तरीके से होते तो एक डायरेक्ट मैं पॉइंट आपको बता देता हूं कि जितना आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से जितना आप दूर जाएंगे, एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा, और जितना आप राइट एंगल ट्रायंगल के पास आएंगे उतना एंगल बड़ा होता चला जाएगा। वैसे तो बोला भी गया है कि 45 पहले और 30 बाद में,
लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझनी है, क्योंकि यहां से डबल ट्रायंगल वाली कहानी मैं शुरू कर रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा सर, आपको बतानी है हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, और अगर आपको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं एबीसी की, देखो ध्यान से समझना, 45 डिग्री का मतलब होता है एक, तो यानी कि अगर ये वाली वैल्यू एक है तो ये वाली वैल्यू भी एक बनेगी। इस ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल एबीसी में ये अगर एक है तो ये भी एक बनेगा। बोलो हाँ या ना। और ये जो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि अगर ये एक है तो ये पूरी वैल्यू √3 बनेगी। क्या आपको बात समझ में आई? देखो, एक मैंने व्हाइट कलर के पेन से सर्कल में डाला है। सर्कल में इसलिए डालो ताकि आपको समझ में आ सके इसका पेयर ये है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और यहां पर आपका ए बी कितना है 1, और ये कितना बनेगा √3। क्लियर? अब आप एक चीज देखिए, क्या आपकी हाइट दोनों बार सेम दिख रही है? आपने बोला जी सर, हाइट यहां पर भी एक है और इधर भी एक है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में 1 यूनिट का आंसर निकालना है। मैं टेन 30 डिग्री का यूज किया मैंने, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। 45 डिग्री भी 10 का यूज किया, 1/1। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे √3 में से इस एक को माइनस करता हूं, देखो इस पूरे के पूरे √3 में से अगर मैं इस 1 यूनिट को माइनस करता हूं 60 आएगा। तो आपने बोला सर √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 अपॉन में √3 - 1 होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई? श्वेता तिवारी जी ध्यान से देखो बेटा, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। मैंने बोला कि सर टेन 30 डिग्री में बड़े वाला ट्रायंगल, यानी पूरी वैल्यू 1 और नीचे वाली वैल्यू √3। 45 डिग्री में ये पूरी वैल्यू 1 और ये भी 1, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब ये पूरी वैल्यू √3 है, √3 में से 1 को माइनस करा 60 आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 अपॉन में √3 - 1 आ गई। अब देखिए, आपको 1 यूनिट का ही आंसर निकालना है। हाइट आपकी 1 यूनिट है ना, यानी कि ये आपके पास 1 यूनिट क्या है? आपकी हाइट है। हाइट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 60 √3 + 1, और ऊपर a + b a - b, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये 2 बनेगा नीचे। a + b a - b, तो 2 बनेगा, 2 से काटोगे 30 पर, तो आंसर बनेगा 30 √3 + 1। बोलो समझ में आया क्या? बताइए। अच्छा, मैंने बोला कि समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। मैंने सोचा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सर सीएचएसएल के टियर 1 में कंप्यूटर सब्जेक्ट करना है। नहीं भूमि जी, ये तुम लोग कुछ वीडियो नहीं देखते क्या? इतनी सारी यूट्यूब मसाला चलता है है ना यूट्यूब पर, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, वो कर दोगे तो वो हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने बता तो रखी है आपको, और इससे अच्छा है कि आप पिछले साल की नोटिफिकेशन को देख लीजिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में काफी बच्चे कह रहे थे कि सर देखो, पता है क्या, मेरी बात सुनना, द बैंक ऑफ रिवर आर पैरेलल, यानी कि बैंक ऑफ रिवर पैरेलल है। एक स्विमर स्टार्ट करता है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे जाता है स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन 45 डिग्री पर, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और यहां पर गया 45 डिग्री के एंगल पर, रीचेस द अपोजिट बैंक 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ यहां से और अपोजिट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर का है। भाई, जो स्विमर है वो यहां से चलना स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्विमर तो ऐसे जा रहा है, एसी वाली लाइन पे स्विमर आ रहा है। स्विमर बिल्कुल सीधा तो जा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको 20 मीटर बोला। फिर कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ द रिवर, तो रिवर की चौड़ाई क्या है? बी से लेकर सी, ये रिवर की चौड़ाई है, इसलिए मैंने यहां पर बी सी निकाला। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, बच्चे पूछ रहे दो कैसे बना। यार तुम लोग ना इतने खतरनाक हो कि तुम ये चाहते हो कि मैं हर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूं। भाई देखो, तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या चपड़ासी की? √3a² और -b², तो सर 3 माइनस में 1 2 बनेगा, ऐसे लिखा है मैंने 2। यार ये तुमने तो हद ही मचा दी बिल्कुल, कुछ बच्चों ने तो, सच बता रहा हूं। लेवल बढ़ाने नहीं दे रहे क्लास का, बताओ।
अगला क्वेश्चन बताइए, करो फटाफट से। करो। लेवल बढ़ाने नहीं दे रहे बिल्कुल ही, एकदम बार बार मुझे पीछे खींच दे रहे हो। बताइए। द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ऑन ट्रेवलिंग 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टावर द एलिवेशन टॉप बिकम 60 डिग्री। अब देखो इसका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है और इस टावर में एक बिंदु से जो एंगल बना वो बना 45 डिग्री का। अब समझना, यही कह रहा है कि जो एलिवेशन था वो कितना था, 45 डिग्री। इसके बाद टावर की तरफ 60 मीटर चलने पर, टावर की तरफ 60 मीटर चलने पर जो एलिवेशन बन गया, वो एलिवेशन बन गया कितना, 60 डिग्री का। एलिवेशन बन गया 60 डिग्री का। तो इसको पॉइंट आपने ले दिया, मान लो डी पॉइंट, ठीक है 60। तो आपको कहना हाइट ऑफ द टावर बतानी है। अब आपको बात समझनी है बिल्कुल ध्यान से भाई, डायग्राम बिल्कुल सेम है लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी अलग होंगी, इसलिए आपको वो चीज बैलेंस करनी है जिसका आपको आंसर निकालना है। करिए, बताइए, आया आंसर। चलो अब एक काम करिए, सबसे पहले आपने बोला कि सर 60 डिग्री में जो वैल्यू होती है वो √3/1 होती है। इतनी बात समझते जाइएगा, जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो इधर देखो। 60 डिग्री की tan थीटा की वैल्यू होती है √3/1, क्लियर। और 45 डिग्री में बड़े वाला ट्रायंगल है, तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये भी 1 बनेगा। अभी मैंने दो ट्रायंगल बनाया है बस। देखो 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, पता दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि जो हाइट है ना वो बैलेंस नहीं है। हाइट की वैल्यू एक बार √3 है और एक बार हाइट की वैल्यू 1 है। दिख रहा है आप लोगों को? पिछले क्वेश्चन में ये चीज बैलेंस थी, आप देख पा रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में हाइट 1 थी तो कोई दिक्कत नहीं आई, हमने सीधा कंपेयर कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हाइट यहां पर 1 है, ये भी 1 है, ये √3 है तो ये भी आपके पास, ये √3 है तो ये 1 है ना। 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 और 45 डिग्री की वैल्यू 1/1, तो ये हाइट सेम होनी चाहिए। तो अगर ये √3 है तो मैं इसको अगर √3 से गुणा करता हूं, समझना ध्यान से, अगर मैं इसको √3 से गुणा करता हूं तो इसका पेयर ये है, तो मुझे इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये नीचे वाली जो वैल्यू √3 बन जाएगी। अब आपकी हाइट फिक्स हो गई है। मैंने बोला कि सर मैं यह हाइट यहाँ पर √3 है और इसको भी मैंने √3 से गुणा करके हाइट को मैंने सेम बना लिया, और जब मैं इसको √3 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे इसको भी √3 से गुणा करके √3 बनेगा। यही इसके अंदर समझना है आपको, कि आपको जो फिक्स वैल्यू है उसको सेम करना है आप। तो सर ये टोटल √3 है और ये 1 है, तो √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 बटे में √3 माइनस 1 आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं दोबारा से सेम काम करता हूं तो ये बनेगा 60 √3 प्लस 1 बटे में, ये a प्लस बी a माइनस बी 2 आएगा, तो इसे कैंसिल आउट करोगे 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ गई। अब आपने बोला कि सर आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी है, √3, हाइट √3 है। तो अगर आप √3 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास कितनी है, 30 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो √3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणा में √3 यानी कि 3, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। बेटा कॉट यूज करो, टेन यूज करो, एक ही बात होती है। कॉस यूज करो या सेक यूज करो, एक ही बात है। और कॉसेक यूज करो या साइन यूज करो, एक ही बात है भाई।
अब टेन करोगे तब भी एक बात है, कॉट करोगे तब भी एक बात है। ये तो खामा खा वाली बात होगी ना, मैं कुछ भी नहीं और मैं खामा खा वो वाली बात कर रहे हो तुम तो। भाई टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3/1, तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, एक ही बात है यार। ऐसा कुछ नहीं है भूमि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, और जिनको ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है ना, भाई साहब क्लास को दोबारा देखना रिवीजन करके, मुझे और भी क्वेश्चन कराने, तुम तो बिल्कुल हर क्वेश्चन के अंदर ये डाउट वो डाउट, क्लास को रिवीजन करके भी देखना है सबने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। इफ द हाइट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम अ 2 consecutive kilometers stone along a road 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट क्या बनेगी आपको बताना है। चलिए अब देखो यहां पर, जैसे मैंने आपको बोला कि एक बलून है, देखो इफ द हाइट इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द 2 consecutive किलोमीटर, एक बलून है और इस बलून के 2 क्रमागत किलोमीटर से, जैसे मान लो कि ये मैंने बोला कि बलून की ये ऊंचाई है और 2 क्रमागत किलोमीटर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। और एंगल है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपके पास एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। हाइट ऑफ द बलून आपको बतानी है। अब देखो समझो ध्यान से, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये √3/1 बनेगा, सर्कल में डाल दिया मैंने इसको। देखो एक पेयर को मैं सर्कल में इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये दोनों आपस में पेयर है। और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू बनेगी √3। तो आपने देखा सर एक तो पेयर ये वाला है 30 डिग्री के हिसाब से 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और है ना, दूसरी वैल्यू आपको दिख रही है √3/1, दूसरी √3/1 दिख रही है। अब दोबारा देखिए कि अगर आपको हाइट निकालनी है तो सर ये जो हाइट है इसकी वैल्यू एक बार √3 है और एक बार 1 है, तो अगर मैं इस एक को √3 से गुणा करता हूं ताकि हाइट फिक्स हो जाए, तो इसका पेयर नीचे है, इसको भी मुझे √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3। क्या आपको समझ में आ गया? एक बात समझ लो कि जो चीज फिक्स है उसको सेम करना है आपको। तो आपने बोला कि सर ये टोटल कितना हो गया 3, और 3 में से 1 माइनस होगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 यूनिट, और इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1 किलोमीटर दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोमीटर, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोमीटर है तो हाइट आपने √3 बना दी, तो √3 की वैल्यू जो है 1/2 से गुणा करके √3/2 किलोमीटर बनेगी, ठीक है जी। ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक बात ध्यान रख लो, जो चीज फिक्स है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, देखो पटना से कौन है, ध्यान तो है नहीं पढ़ाई में, यही बच्चे क्लास के अंदर दिक्कत करते हैं। पटना से कौन है, मैं आरा से हूं, बताओ क्या करोगे? अभी आ जाऊं, बताओ बोरिंग रोड आ जाऊं पटना के अंदर बोरिंग रोड पर, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। एक बच्चा कर सर इंग्लिश में एरर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स along रोड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द बलून, सही तो है? सही है बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। 1 किलोमीटर कहां लिखा हुआ है? अच्छा बेटा यही तो बात है, अरे ये लिखा हुआ है 2 consecutive किलोमीटर। 2 consecutive का मतलब होता है लगातार क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब उनके बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर का तो बनेगा, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 consecutive किलोमीटर,
ठीक है, ये चीज है। हाइट एंड डिस्टेंस की आज हमारी क्लास नंबर 2 है, ठीक है। और आज हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस पे आज की क्लास के अंदर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया होगा, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से, हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन मजा आ गया था देखकर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आई तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको, ठीक है। तो एक बार जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ क्लास को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मैन फ्रॉम अ टॉप ऑफ 50 मीटर टावर सी अ कार मूविंग टूवर्ड द टावर एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो जैसे मान लो कि एक टावर है आपके पास, ठीक है। आपने कहा कि आपके पास एक टावर है और ये 30 डिग्री के एंगल पर एक कार इधर है, ठीक है। आगे कहता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री का। यानी कि यहां पर एंगल बन जाता है 60 डिग्री का, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, 50 मीटर की। ये हाइट आपके पास कितनी है, 50 मीटर की। तो आपको बताना है कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। सर मुझे बुक मिल गया है लेकिन उसमें पीवाई क्यू नहीं है। अरे बेटा, पीवाई क्यू जो क्यूआर कोड दिया गया है ना, हर चैप्टर के खत्म होने पर, हर चैप्टर के खत्म होने पर जो क्यूआर कोड दिया गया है, उसको गूगल लेंस जो मोबाइल में होता है ना, जब गूगल पे जाते हैं आप, गूगल उससे स्कैन कर लेना, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उसमें। अब इधर देखो, है ना, तो आपको क्या निकालना है, डीसी निकालना है। अब इसमें देखो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, सर ये ट्रायंगल है √3/1 का, और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनेगी 1/√3, ठीक है। तो आपने देखा कि सर हाइट एक बार कितनी है, √3, और एक बार हाइट कितनी है, 1। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पूरी जो डिस्टेंस है वो 3 बन जाएगी आपकी। अब हाइट आपने फिक्स कर दी √3 यूनिट, ठीक है। तो आपने देखा कि सर ये पूरा 3 में से 1 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 यूनिट, है ना भाई। ये टोटल 3 है और ये 1 है, तो ये 2 यूनिट बचेगा। तो क्वेश्चन में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, सॉरी, क्वेश्चन में √3 यूनिट की वैल्यू, है ना। ये जो √3 है ये आपकी हाइट है, √3, ये जो √3 है ये हाइट है। तो √3 की वैल्यू 50 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 50/√3। और जो कार के बीच में डिस्टेंस है वो सीडी का 2 यूनिट का है। तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50/√3 से। अब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ताकि आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। तो 50 गुणा में 2, 100/√3/3। तो इस तरीके से जो चीज आपकी फिक्स होती है उसको हमेशा आपको फिक्स करना है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर को लगाना है। बोलो, बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करिए। 2 टेंपल हैं, दोनों ईच बैंक ऑफ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और एक टेंपल 54 मीटर हाइट का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेंपल, इस टेंपल के टॉप से जो डिप्रेशन बन रहे हैं टॉप और फुट के, वो बन रहे 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो दूसरे टेंपल की लंबाई क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है। एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करें आप लोग, फटाफट से बताइए। तो डायग्राम में क्वेश्चन में क्या है कि 2 टेंपल है, एक टेंपल है उसमें से 54 मीटर ऊंचा। तो मान लीजिए यहां पर हमने बोला कि एक मंदिर जो है वो 54 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक मंदिर जो है वो कितना है, 54 मीटर ऊंचा है।
और ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप और फुट, यानी कि दूसरा टेम्पल थोड़ी छोटी हाइट का होगा, तभी इसके टॉप और फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, अब टॉप पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है आपके पास, पहले एंगल कितना है 30 डिग्री, भाई टॉप पर एंगल 30 डिग्री है और बॉटम पर एंगल 60 डिग्री का है, ए बी सी डी, और इसको नाम दे दिया आपने ई। देखो जब भी इस तरीके का डायग्राम आपको बनेगा, जब भी आपके पास इस तरीके का, हाँ इसको 54 कर लेना, ठीक है 54 कर लेना, इसको 54 कर लेना, ठीक है। देखो जब भी इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा, आपको एक ही पॉइंट पे काम करना है, और वो पॉइंट ये है कि जो ईडी है वो बराबर बीसी के होगा, ठीक है, यानी कि जो ईडी है वो बराबर बीसी के होगा, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर बराबर है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके के डायग्राम में आपको ये दोनों साइडें सेटिस्फाई करनी है पहले, ठीक है, मेन टारगेट आपके पास यही है, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1 है, तो ये बनेगा √3, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया 1/√3, 30 डिग्री की वैल्यू। अब नीचे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1, √3/1, मतलब ये पूरी वैल्यू √3 है, तो नीचे वाली पूरी वैल्यू आपके पास 1 बन रही है। और आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर नीचे वाली वैल्यू बीसी और ईडी बराबर नहीं है, तो अगर ये बराबर नहीं है, इसको आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। अब ये पूरी वैल्यू 3 है और ये 1 है, भाई ये पूरी वैल्यू 3 है और ये 1 है, तो ये बनेगा 2, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 बनेगा। तो क्वेश्चन में आपको दिख गया कि सर 3 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में 54 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 18 मीटर होगी, और अगर 1 की वैल्यू 18 है तो जो डीसी है और जो बीई है वो दोनों बराबर है, तो डीई और बीसी बराबर है, जो कि 2 यूनिट में है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 2 यूनिट की वैल्यू बनेगी 36 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। हम इंप्रेशन दीजिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, करिए। तनुज जी कह रहे हैं सर क्या मैं सीजीएल का एग्जाम दे सकता हूं अगर मैं 3rd ईयर की ग्रेजुएशन में हूं? अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाती है, या आप लोगों का उस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है, तो आप एलिजिबल हैं, और उसके बाद अगर आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूट्यूब वगैरह का जो स्पेशल सेशंस होते हैं उनको जरूर देखा करो, ठीक है, वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है इस तरीके की आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 मीटर रहेगा, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, करिए करिए करिए, शाबाश, फटाफट से बताइए। एक वर्टिकल पोल और एक वर्टिकल टावर सेम लेवल पर ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, जिसमें पोल की हाइट 10 मीटर है, और पोल के टॉप से जो एलिवेशन बन रहा है टावर का, यानी कि टावर ऊंचा होगा, टावर क्या होगा, ऊंचा होगा। तो यहां पर हमारे पास एक पोल है, ठीक है, एक हमारे पास पोल है और एक हमारे पास टावर है। तो यहां पर ये जो पोल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का, और यहीं से कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, यानी कि इसी टॉप से जो टॉप का एंगल है वो तो 60 डिग्री है, लेकिन जो बॉटम का एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो ये डायग्राम आपके सामने बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम आपके सामने बनेगा। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री को आपको समझना है। देखो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि इस तरीके के डायग्राम में जो एडी है वो बराबर होगा बीसी के,
है ना, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं, तो बराबर तो है नहीं, ये √3 और ये 1 है। तो आपको दिख रहा है कि सर यहां पर इसका पेयर तो ये है 1/√3 और ये √3/1 है, तो अगर आपने इसको √3 से गुणा किया तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 3। और ये कितना है 1, तो ये भी 1 बनेगा, यानी इस पूरे टावर की जो हाइट है वो 3 + 1 यानी कि 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सर जो ये पोल है ये कितना है 10 मीटर का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 मीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10 मीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी बनेगी 40 मीटर। तो राइट आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके के डायग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं और उस डायग्राम के अंदर किस वाली साइड को आपको सेटिस्फाई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री का यूज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बोलिए, समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो पेड़ वगैरह टूटता है या कोई खंबा टूटता है, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कई बार बच्चे स्टूडेंट एग्जाम में गलत समझ लेते हैं। ठीक है, चलो बताइए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। एक वर्टिकल पोस्ट है 15 फीट का, जो कि टूट गया है एक ऊंचाई से, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है कंप्लीटली सेपरेटेड एंड मीट द ग्राउंड एट 30 डिग्री, यानी कि टूटकर जमीन पर 30 डिग्री पे टिक जाता है। तो आपको बताना किस ऊंचाई से ये पोल टूटा है, ये आपको बताना है। करिए, बताइए भाई बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक खंबा या एक पेड़ था जो 15 फीट का था, ये 15 फीट का था, और ये 15 फीट का खंबा, जैसे मान लीजिए ये तो लंबाई इसकी थी A, ये B और ये C। तो ऊपर वाला हिस्सा टूटकर, ऊपर वाला हिस्सा टूटकर जमीन पर आके गिर गया, और जब जमीन पे गिरा तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि सर ये जो 15 फीट है ना, ये पूरी जो लंबाई है वो AB प्लस AC की है ना भाई। AB प्लस AC की लंबाई जो है वो पूरी आपके पास कितनी है 15 फीट, और 30 डिग्री के हिसाब से जो AB और AC है वो लंब बटे में कर्ण है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम साइन 30 डिग्री का यूज करेंगे, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो टोटल 1 + 2 यानी इसका सम बन रहा है 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 15 फीट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 फीट होगी। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते, आंसर उनका। अब देखो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो सर अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 फीट है, तो कहने का मतलब यह है कि जो AB है ये 5 फीट होगा, और 2 यूनिट की वैल्यू बनेगी 10 फीट, और दोनों ऑप्शन में आपको दिए गए 5 फीट भी और 10 फीट भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है तो उस पोस्ट की ऊंचाई जहां से टूटा, भाई कहां से टूटा है, यहां से टूटा है, तो टूटने वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला। अगर ये बोलता कि उस पोस्ट की ऊंचाई बताइए ग्राउंड से, जहां से वो टूटा, तो आपकी लंबाई 5 होती, लेकिन जो ये टूट के नीचे गिरा तो आपको ये बताना यही वाला हिस्सा तो टूटा है। तो जो ब्रोकन पार्ट है, जो आपका ब्रोकन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है। तो राइट आंसर आपके पास 10 फीट बनेगा। अभी समझ में आया? बताइए।
कहां से टूटा वो, यहां से टूटा ना। अगर ये लिखा होता कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर टूटा तो आंसर 5 फीट होता, लेकिन कितनी कहां से टूटा, तो सर ये एसी वाला हिस्सा टूटा है। और ये गलती आपके एग्जाम में होती है, इसलिए आपको बात समझनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, उम्मीद करता हूं कि पेपर में गलत ना करें आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेहा जी, अपनी मम्मी को हमारी तरफ से प्रणाम बोलना, और ये बोलना कि हम भी मेहनत करके अपनी मम्मी को प्रॉमिस कर देना इस बार मेहनत करेंगे और अपनी जॉब को सिलेक्शन लेके आप लोगों को खुशी इस साल 2025 में जरूर देंगे। ठीक है, चलो बाकी सभी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक चीज बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझाई जा रही है। कोई चीज अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को कम समझ में आ रही है तो उसको वीडियो की फॉर्म में रिपीट करके देखिए। ठीक है, नोट्स बना के काम करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द लास्ट मेहनत आप लोगों को ही करनी है, पेपर में आपको ही बैठना है। ठीक है, चलो, टू पोल इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, और जो 100 मीटर चौड़ी सड़क पर है, एक तरीके से एक पॉइंट उनके बीच में है जहां से उनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। तो खंबे की ऊंचाई आपको बतानी है। भाई, दो खंबे आपके पास हैं, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। एक पोल ए बी है और एक पोल सी डी है, और इन दोनों पोलों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास 100 मीटर की है। ठीक है, अब इनके बीच किसी भी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के बन रहे हैं, इधर से एक एंगल बन रहा है और इधर से एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो अगर एक एंगल 30 डिग्री का मैं इधर बनाता हूं तो दूसरा एंगल 60 डिग्री का मुझे इधर बनाना पड़ेगा। यानी दोनों एंगल को मैंने अलग अलग तरीके से बना दिया। अब आप देखिए, सर 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, और 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 होती है ना। 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 होती है। अगर आपको यह बोला गया कि दोनों खंभों की लंबाइयां बराबर बराबर है, यानी कि ए बी बराबर में सी डी के है, अगर दोनों खंभों की लंबाइयां बराबर बराबर हैं तो ये √3/1 और ये 1/√3, यानी कि लंबाइयां बराबर नहीं है। तो इसको √3 बनाने के लिए जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर यहां पर भी है, तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर हाइट फिक्स हो गई, तो ये 3 है और ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है, यानी टोटल कितना बन गया, 4। तो इसका मतलब टोटल 4 यूनिट की वैल्यू, जो कि आपके पास क्या है, BC, यानी कि 1 + 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 100 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बनेगी, 25 मीटर। और अगर 1 की वैल्यू 25 मीटर है तो AB और CD दोनों √3 यूनिट है ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करके 25 √3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। काफी बच्चों ने सही आंसर निकाला है इस क्वेश्चन। बताइए, समझ में आ गया। तो ये सारे डायग्राम्स आप अगर ध्यान से देखें तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये सारे डायग्राम्स इसी तरीके के बनते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्रीवियस ईयर लेक्चर कहां पर अवेलेबल होते हैं। बेटा, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक एडवांस मैथ्स का सेक्शन होगा, उसमें जो भी मैंने क्लासेस अभी तक ली हैं वो सारी अवेलेबल है। मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब इंस्टाग्राम चलाना सबको आता है, यूट्यूब के अंदर सबको चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना सबको आता है, लेकिन पढ़ाई वाली एप्लीकेशन चलानी क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा है, उसके अंदर आपका बैच दिख रहा होगा, फिर उसमें एडवांस मैथ्स की क्लास होगी, या आपकी साइंस की क्लास होगी, या आपकी अर्थमेटिक मैथ्स की क्लास होगी, उस पर टच करते ही अंदर दिख जाएंगी। बताओ, इतना बुरा हाल है, बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर 60 डिग्री वाला पोल बड़ा होगा ना। क्यों बड़ा होगा, दो पोल इक्वल हाइट के हैं, लिखा हुआ है।
तो इक्वल हाइट के हैं तो दोनों बराबर बराबरी तो होंगे। हर्षित, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग इज ट्वाइस इज दैट इज टॉप। अब इस भाषा को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अगर हाइट ऑफ द टावर 75 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम इज 60 डिग्री। अब हिंदी में पढ़ के बताइए फटाफट से, चलो करो करो फटाफट से, करिए 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 एक बार फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले आपको जो टावर की हाइट है वो 75 मीटर दी गई है, तो हमारे पास एक टावर की हाइट 75 मीटर है। अच्छा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, तो यहां पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और यहां पर हमारे पास एक टावर है, ठीक है, ये है टावर। क्योंकि टावर की हाइट 75 मीटर है और आपके पास सारे ऑप्शन 75 मीटर से छोटे हैं, तो इसका मतलब बिल्डिंग थोड़ी छोटी हाइट की होगी, है ना। और क्वेश्चन में ये बोला भी गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के बॉटम से जो एलिवेशन है टॉप का, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी, इसके बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज डबल फ्रॉम द इट्स टॉप, ठीक है, मतलब इसके टॉप से जो एलिवेशन है वो डबल है, यानी कि ये एंगल इसका डबल है, ये वाला जो एंगल है इसका डबल है। अब ये कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 75 और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बॉटम इज 60 डिग्री, यानी कि बॉटम से अगर एंगल 60 डिग्री का है तो अगर इसका ये डबल है तो ये 30 डिग्री होगा। भाई अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनेगा, तभी तो डबल बनेगा। अब आपको यहां पर नेमिंग कर देनी है ए बी सी डी और ई, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि ऐसे डायग्राम में आपकी जो ये आमने सामने की साइडें होती है, यानी कि जो एडी है वो बीसी के बराबर होगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और 60 डिग्री की वैल्यू पूरी बनेगी √3/1, ठीक है। अब आप ये देखिए, सर ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये √3 और ये 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने √3 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया √3 से, तो ये 3 आ गया। अब ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई 3 और ये कितना है 1, तो ये बनेगा 2, ये 2 है तो ये भी 2 बनेगा। तो सर ये जो 3 है, इस 3 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन में 75 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 मीटर आ जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 75 मीटर है, तो 1 की वैल्यू 25 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 25 आ गई तो आपको निकालनी है इस टावर की बिल्डिंग की हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट 2 यूनिट है 50 मीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। देखो डायग्राम जैसे आप पेपर में बनाएंगे, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायग्राम के बाद क्वेश्चन के आंसर को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो एक एक चीजें इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कि कल को आपको रिवीजन करनी हो, इस वीडियो को दोबारा देखना हो, तो आपको हर एक स्टेप समझ में आए कि कैसे मैंने इस √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 यूनिट बना, ये पूरा 3 था, ये 1 था तो ये 2 बना। तो ये हमारा उस तरीके से रहता है ताकि हर एक बच्चा चीजों को समझ पाए। अब ये क्वेश्चन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को वैसे तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि पेपर में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से फिर आप इन चीजों को समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर को बताइए, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से। कोई जानता है इस क्वेश्चन के आंसर को, बताइए। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार निकल के आता है। बताइए एनीवन। कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉब्लम होती है ये, कि जब कोई टावर के एक पॉइंट से अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं
तो जो ऊंचाई होती है वो हमेशा उनकी दूरियों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का एक बार प्रूफ आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वैसे तो आपको याद रखनी है। देखो, जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि यहां पर हमारे पास एक टावर है और यहां से एक बिंदु है, तो ये पॉइंट हो गया ए बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब ये कह रहा है कि अच्छा ए बी पॉइंट यहां मत मानो, क्योंकि डायग्राम में ए बी पॉइंट कहीं और बोले गए हैं, ताकि आपको डायग्राम के हिसाब से पॉइंट मान लेंगे हम लोग। देयर आर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए और बी, यानी कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ये टावर की ऊंचाई मान लो पी क्यू है। ठीक है, और जिनके जो डिस्टेंस है ए और बी है रिस्पेक्टिवली बेस, यानी कि बेस से ये डिस्टेंस क्या हो गया ए यूनिट, और बेस से ही ये डिस्टेंस क्या हो गया बी यूनिट। ठीक है, बेस से ये डिस्टेंस ए है और बेस से ये डिस्टेंस बी है आपके पास। अब ये कह रहा है कि सेम स्ट्रेट लाइन पर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मतलब अगर ये वाला एंगल आपके पास थीटा है तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर एक एंगल आपके पास थीटा है तो दूसरा एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इसमें बोलूं कि सर आपने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू ए, तो ये टावर की ऊंचाई है एच, तो टेन थीटा की वैल्यू बनेगी एच अपॉन में ए, और ये बनेगा 10, एंगल है 90 माइनस थीटा, जिसको आप 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा भी बोल सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपने लिया पी क्यू बी, जिसमें एच अपॉन में बी, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पर, ये पूरी हाइट एच है और ये बी है, तो ये एच अपॉन बी बन गया। अब आप यहां देखिए कि अगर ये टेन और कॉट है, तो आपस में अगर आप इनको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो एच अपॉन ए, एच अपॉन बी बराबर 10, और आपस में कॉट कट जाएंगे 1 होंगे, है ना। तो टेन थीटा और कॉट थीटा अपोजिट होंगे, कटेंगे तो क्या बनेगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर में ए इंटू बी, तो एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट ए इंटू बी। हो गया प्रूफ? बताइए, बोलो, समझ में आया पॉइंट? एच बराबर अंडर रूट ए बी हो गया, है ना। तो जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते तो आपको याद रखना है इसको, कि जो हाइट होती है कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमेशा उनकी जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है ये। तो इसको डायग्राम को पेपर में सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट इस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब देखो पेपर में इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, अब इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर को लगा पाएंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो आपने यहां कुछ नहीं करना, अगर आधार से दूरी 10 मीटर और 5 मीटर की है, तो जो ऊंचाई होगी वो अंडर रूट में 10 गुणा में 5, यानी कि रूट 50 मीटर बनेगी। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से लगाना है। ओके, समझ में आई बात सभी को? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक एरोप्लेन जो कि फ्लाइंग करता है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर और पासिस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन, एक दूसरे एरोप्लेन से ऊपर जा रहा है। When angle of elevation of the two aeroplane from the same point ग्राउंड से 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, उन एरोप्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक एरोप्लेन है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, यानी कि यहां पर जो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन तो ये है जो ग्राउंड से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ये एरोप्लेन
ये पहले एरोप्लेन के कंपैरिजन में दूसरे एरोप्लेन से ऊपर है। ठीक है, जो पहले वाला एरोप्लेन है, बोला जा रहा है ना, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान एक क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर पड़ता है, यानी कि ऊपर है, ये पहले वाला ऊपर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन दोनों एरोप्लेन की, तो ग्राउंड लेवल से पहले वाले एरोप्लेन का एंगल कितना है, 60 डिग्री का, और दूसरे वाले एरोप्लेन का एंगल कितना है, ये वाला छोटे वाला एंगल, ये 45 डिग्री का है। तो आपको बताना है इन दोनों एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस, यानी कि जो ए बी डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखो सर, सबसे पहले अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो ये एक है और ये भी एक बनेगा, और 60 डिग्री में बड़े वाला है पूरा पूरा, 60 डिग्री जो है वो पूरा बड़ा है, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, √3/1। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी √3/1। ठीक है, तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो ए बी है, ए बी वो है टोटल √3 - 1 यूनिट, यही तो है ए बी भाई। टोटल √3 में से अगर आप इस एक को माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है सर, पूरी हाइट जो √3 है उसकी वैल्यू कितनी है, 5000 मीटर। तो यही से आंसर मिलेगा आपको कि √3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5000 मीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5000/√3, और आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, जो √3 - 1 है, तो √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय 5000/√3। अब आंसर इस तरीके से दिया गया तो एक बार चेक कर लो। देखो यहां पर ना इसने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन रहा है। कैसे सर, अगर मैं 5000 को यही लिखूं और √3 को √3 से डिवाइड करूंगा 1 और 1/√3, तो करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है इसका। बोलो समझ में आई बात? सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन दीजिए। तो ए नहीं है, ए लगा रहे थे काफी बच्चे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है एरोप्लेन वाला, जो फ्लाई कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड वगैरह पूछ रहा है आपसे। करिए, एक एरोप्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि एरोप्लेन से जो एंगल है ग्राउंड से वो 60 डिग्री का है, और 10 सेकंड की फ्लाइट के बाद जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। अगर एरोप्लेन उड़ रहा है 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर, तो स्पीड ऑफ द प्लेन आपको बताना है। देखो स्पीड ना निकालने के लिए कोई बड़ा फंडा नहीं है, आप सभी को पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस तो आपको पता नहीं, लेकिन टाइम कह रहा है 10 सेकंड की फ्लाइट ली है, तो इस 10 सेकंड के अंदर इस एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जो 10 सेकंड का फ्लाइट का टाइम था, अगर आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा तो आपको स्पीड मिल जाएगी ना। ठीक है, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है यहां पर, और इस पॉइंट से एक एरोप्लेन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एरोप्लेन है मान लीजिए, ठीक है, वो एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। उसके बाद ये एरोप्लेन जो है उड़ता हुआ 10 सेकंड की फ्लाइट के बाद, 10 सेकंड की फ्लाइट के बाद ये एरोप्लेन जो है ये पहुंच के यहां चला गया, और जब ये एरोप्लेन यहां चला गया तो यहां से जो एंगल आ रहा है
वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं तो नामिंग, यहां पर नेमिंग कर दी 0, मतलब ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ 1500 √3 मीटर, यानी कि एरोप्लेन जो ए बी है और जो सी डी है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और ये क्वेश्चन में 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आपको बताना इसकी स्पीड क्या है। देखो अब मेरी बात समझना, अगर आप ये ए बी डिस्टेंस निकाल दें या आप बीसी निकालें, क्योंकि ए बी बराबर में बीसी के होगा, तो इस डिस्टेंस को उसने 10 सेकंड में ट्रेवल किया, तो जैसे आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या है कि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बड़े वाला ट्रायंगल है, यानी कि ये एक है, तो ये पूरी वैल्यू बनेगी √3। ये मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की बात करी 30 डिग्री वाले की, इसकी, और 60 डिग्री का एंगल पहले था, 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी √3 बटे में 1। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 1 और 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3। अब आप एक चीज देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो आपने बोला सर ये √3 है तो ये 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और इसका पेयर ये रहा, तो ये आ जाएगा 3। अब ये टोटल डिस्टेंस 3 हो गया और ये 1 है, तो BC आ जाएगा 2। सही है, यही पॉइंट था कि सर ये पूरा डिस्टेंस 3 हो गया और ये हो गया 1, तो ये बनेगा 2 यूनिट। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको दिख रहा है कि सर √3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1500 √3 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 मीटर, तो आपको निकालना है BC, तो BC है 2 यूनिट, यानी कि इस एरोप्लेन ने 3000 मीटर की दूरी तय की है ना भाई। ये टोटल बन गया था 3 और ये 1 है, तो ये बचेगा 2, तो √3 की वैल्यू आपके पास 1500 √3 है, तो 1 की वैल्यू 1500 और 2 की वैल्यू 3000। तो 3000 की डिस्टेंस को, 3000 मीटर की डिस्टेंस को अगर 10 सेकंड में ट्रेवल किया गया तो 300 मीटर पर सेकंड इस एरोप्लेन की स्पीड बनेगी। ए ऑप्शन। तो स्पीड वाले क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा हो, कोई पतंग उड़ रही हो, तो वहां पर एक ही चीज आपको समझनी है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर आपका स्पीड होता है। ठीक है, बोलो जी, समझ में आई बात सभी को? फटाफट से बोलिए। क्लियर हो गया? एक या दो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा याद करने के लिए। ठीक है, देखो एक ये झील वाला क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो एक दो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक बलून वाला क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। देखो एक ये वाला है, एक ये वाला क्वेश्चन है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, याद रखना है किस तरीके से है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो एक राउंड बलून है जिसका रेडियस r है, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, इसको याद ही रखना है, इसका सॉल्यूशन पेपर में नहीं करना है। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट होता है, जल्दी से बता देता हूं आपको। ये कह रहा है कि एक राउंड बलून है जिसका रेडियस r है, मतलब एक राउंड बलून है जिसका रेडियस r है, और ये क्या करता है, अल्फा एंगल सबटेंड करता है आई ऑन ऑब्जर्वर, यानी कि एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड लेवल से इसको देख रहा है। ठीक है, और ये एंगल ऑब्जर्व करता है यहां से, और ये आपके पास इस तरीके से डायग्राम बनता है। ठीक है, और इसका
रेडियस आर है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि जो एंगल है राउंड बलून जिसका रेडियस आर है, सबस्टेंड एंगल अल्फा एन ऑब्जर्वर, और जबकि सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल पूरा कितना है आपके पास, अल्फा। भाई ये एंगल पूरा कितना है, अल्फा है आपके पास, ये अल्फा है। जबकि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है आपके पास, बीटा। ये एंगल बीटा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे सर ये एंगल कितना है आपके पास, ये वाला पूरा एंगल बीटा है, ये पूरा एंगल बीटा बनता है। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये एंगल बनेगा अल्फा बाई 2 और ये एंगल भी बनेगा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि जो एंगल ग्राउंड से बन रहा है ये हमेशा साइन के साथ रहेगा, और ये जो एंगल आधा हो रहा है ये हमेशा कॉसेक के साथ जाएगा। तो ये एंगल बनेगा कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा, साथ में रेडियस आर। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो जो आपके साथ ग्राउंड से एंगल बनता है वो साइन के साथ रहता है, और ये एंगल अल्फा बाई 2 आधा आधा बढ़ जाता है, तो ये कॉसेक के साथ रहेगा। तो कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा की फॉर्म में आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको झील वाला क्वेश्चन बोलते हैं। किसी पेड़ के शिखर के आधार से भवन के शिखर के और उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री और y डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई अगर h मीटर तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। देखो ये ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको याद ही रखना है आपको, ठीक है। मैं लास्ट में आपको वही बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सर जो आपका एंगल है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। देखो एक ट्री है हमारे पास और एक हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। तो टॉप ऑफ द ट्री और बॉटम ऑफ द ट्री, ये ट्री है, तो टॉप से जो एंगल है वो x डिग्री है और बॉटम से जो एंगल है वो y डिग्री है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनता है, यहां पर इस तरीके का डायग्राम बनता है। अगर हाइट ऑफ द ट्री h है, यानी ट्री की हाइट कितनी है, h है, तो आपको बताना है देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है आपको पूरी, ठीक है। अब इसमें डायग्राम वायग्राम बनता है, ठीक है। हाँ तो यहां पर जैसे ये h है तो ये भी h बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा h माइनस में स्मॉल h, क्योंकि ये अगर h है तो ये भी h होगा, और ये इस तरीके से दो ट्रायंगल बनते हैं। अब आपको दिख रहा है कि सर ये जो डिस्टेंस है AD और ये दोनों बराबर बराबर होंगे ना। लेट सपोज ये वाली डिस्टेंस को अगर मान लीजिए आपने बोला R है, तो ये डिस्टेंस भी R हो जाएगा, या D मान लो इसको। ये डिस्टेंस अगर D है तो इसको भी D मान लो। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं, देखो आंसर ना कॉट की फॉर्म में है बेटा, ठीक है। तो मैं इसको कॉट की फॉर्म में सोल्व करूंगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूं, ट्रायंगल ADE में, तो जो कॉट एक्स है वो बनेगा D बेस अपॉन में H माइनस में स्मॉल h, और जो दूसरा ट्रायंगल है आपके पास BC और ये वाला, BC और ये वाला है ना, BCY वाला है ना, तो यहां पर बन रहा है कॉट y और ये बनेगा D अपॉन में पूरा h। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा h कॉट एक्स माइनस में स्मॉल h कॉट एक्स बराबर में D हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा h कैपिटल H इंटू कॉट y बराबर D। अब आपको दिख रहा है ये भी D और ये भी D है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो आपको दिख रहा है कि ये सर ये वाली वैल्यू उसके बराबर होगी। जब बराबर होगी ना ये, तो आप इसमें से h कॉमन निकालेंगे, h, तो ये हो जाएगा कॉट x माइनस कॉट y, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो ये हो जाएगा h इंटू कॉट x। तो यहां से कैपिटल H की जो वैल्यू है यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको इधर लिख लो, यहां लिख रहा हूं। जो कैपिटल H की वैल्यू है वो कितनी बन रही है, h कॉट x अपॉन में कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो ये आपके पास आंसर है h कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
याद ऐसे रखना है कि सर ऊपर वाला एंगल cot x, नीचे वाला एंगल cot y और h cot x ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, चलिए बाकी जिन बच्चों के पास ये फॉर्मूला बुक आ गई है, फॉर्मूले बुक को इस्तेमाल करो। 1-2 पॉइंट्स मैंने फॉर्मूले के एक्स्ट्रा इसमें डाले हुए हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। और साथ में आप लोगों का ये मैथमेटिक्स की बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है आपकी, तो दोनों बुकें आपके अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं ना आपको और बता देता हूं। ये पर्वत वाला क्वेश्चन है, ये पर्वत वाला क्वेश्चन है भाई। ये भी एक तरीके से मेमोरी क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें पूछता है पर्वत की ऊंचाई क्या है। तो पर्वत की जो ऊंचाई है वो हमेशा √3/2 इंटू में क्या होता है, असेंडिंग, इंटू में होता है असेंडिंग, ये चीज। ठीक है, जो हाइट होती है वो होती है आपकी √3+1 अपॉन 2 इंटू में असेंडिंग। ठीक है, ये वाली ये 3 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, एक ये पर्वत वाला क्वेश्चन, एक वो बलून वाला क्वेश्चन, और एक वो √AB वाला क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और नहीं आता। अब जैसे ही कह रहा है कि फुट ऑफ द माउंटेन एलिवेशन समिट इज 45 डिग्री, 3 किलोमीटर असेंड करने पर स्लोप 30 डिग्री बन जाता है, और इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री हाइट ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन की हाइट निकालने के लिए h √3+1 अपॉन 2, और कितना असेंड करा, √3, कितना असेंड करा, √3 किलोमीटर। तो यहां पर 3 किलोमीटर यहां रख दो बस। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा कितना, 3/2 √3+1, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये तो रहा √3+1/2, ये रहा ना। ऑल राइट, चलिए तो आज ये चैप्टर को मुझे खत्म करना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है √3+1 अपॉन 2 इंटू में असेंडिंग। तो ये √3+1 अपॉन 2, और कितना असेंड किया, ये 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है, तो यहां पर आपने 1 कर दिया, 1 किलोमीटर। तो √3 की वैल्यू 1.73 + 1 इंटू में 1/2, तो ये बनेगा 2.73 डिवाइड बाई 2। तो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 गुणा 6 12 और 2 पंजे 10, तो 1.86 के आसपास आंसर बनेगा। ठीक है, एक मिनट, 2.73 है ना, सॉरी ये गलत हो गया ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 गुणा 6 12, 2 पंजे 10, ये रहा, सॉरी 1.365। हाँ ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, 2 तिया 6, 2 गुणा 6 12, बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो तो आज के सेशन को इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब कल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए सेशन की तरफ। ठीक है, आई होप ये पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।